हज़रत, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे कौमी सदर हमारे बीच में, रात में हमारा एक बड़ा प्रोग्राम भी जो होना है वो यूसीसी के मातहत होना है। यक्सा सिविल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर एक सेमिनार है। मोमिन कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से मालेगांव शहर में एक गलत फहमी है, मैं उसको उजागर करना चाहूँगा कि बेशक इसमें सिर्फ अंसारी बिरादरी के लोगों को ही हम लोग नुमाइंदगी देते हैं। यह मैं एकदम साफ अल्फाज में कहूँ कि अंसारी बिरादरी की ये तंजीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बिरादरी के लिए काम करते हैं। ये हर बिरादरी के लिए कोशिश रहती है और इसके दरवाजे हर एक की भलाई है और उसकी फलाह के लिए खुले हुए हैं। अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि शहर में इसके पहले कांग्रेस के शेख रशीद साहब, उनके लड़के मनिहार जमात से मुंसलिक रखते हैं, एक छोटी सी जमात है, जबकि मालेगांव शहर में अंसारी बिरादरी मुसलमानों में 65% है। उन लोगों से उम्मीदें थी, शहर की भलाई के लिए उनको मुनासिब माना गया, उनको एमएलए बनाया गया, मेयर बनाया गया। बल्कि मैं ये बोलूँ कि इस्लामपुरा जिसमें 100% अंसारी बिरादरी है, सिर्फ एक घर वहाँ पर मेमन का था, आप लोग भी जानते हैं, अनीस मेमन। वो एक समाजी सोशल वर्कर मानकर पूरी अंसारी बिरादरी ने उसको कारपोरेटर बनाया। हम लोगों में ये बिल्कुल नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस गलत फहमी को, बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलत फहमी है, तो बराए मेहरबानी उस गलत फहमी को अपने जहन से निकालिए। हम लोग तंजीमी तौर से यकजा जरूर हुए हैं, लेकिन शहर की भलाई के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के हर बिरादरी के लिए हम लोग बेगरज और खुलूस दिल से काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है, पिछले दिनों हमारे कौमी सदर यहाँ आए। हालांकि ये 100 साला तंजीम है बेशक, लेकिन तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई थी। लेकिन हमारे कौमी सदर फिरोज़ अहमद अंसारी साहब के आने के बाद जो जागृति आई है, जो लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्मीद अफ़ज़ा है। हमारे शहर के संजीदा हजरात जो अंसारी बिरादरी से मुंसलिक को वो इस मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुट रहे हैं, जुटते चले जा रहे हैं। और कभी उम्मीद है कि हम लोग इंशाअल्लाह, जैसा कि पिछले वक्तों में हारून अंसारी और दूसरे असहाब जो इसके ज़िम्मेदारान थे, इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बहुत कुछ काम किया। हम लोग उस काम को इंशाअल्लाह जारी और सारे रखेंगे। बहुत बहुत। और मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस आज़ादी से पहले 1919 से वजूद में है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बनाया गया था, वो इसलिए बना था, उस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी था, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। जिस वक्त मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी की मांग कर रही थी, पाकिस्तान का मांग कर रहा था, उस वक्त जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस वजूद में आया एज ए पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद से 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया, जिन्ना का विरोध किया, पाकिस्तान का खुल करके विरोध किया, और गांधी जी के अहिंसा और गांधी जी के प्रिंसिपल पे, जवाहरलाल नेहरू साहब के प्रिंसिपल पे, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल पे लोगों ने साथ दिया। तो आज़ादी के बाद आप देखेंगे, आज़ादी के वक्त भी यूपी, बिहार, बंगाल के अंदर मोमिन कॉन्फ्रेंस के टोटल जो लोग थे, या तो जीत करके करीब करीब 28 एमएलएज पूरे उस क्षेत्र में जीत करके आए थे, और मुस्लिम लीग को अगर जहां नहीं जीते वहां हराने का काम किया यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, और जिसके वजह से और आह्वान किया अपने लोगों से, ख़ासतौर बुनकर से, दस्तकार से, कि भाई पाकिस्तान हमारा नहीं, हमारा वतन यह है, हम यहीं मिट्टी के हैं और हम यहीं रहेंगे और यहीं हम अपना सब कुछ करेंगे। इसके बुनियाद पे जो मोमिनों का जो तादाद है वो आप देखेंगे कि यूपी से बहुत से लोग बुरहानपुर
यहाँ मालेगांव, भिमंडी लोग बसे, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं गया। और पाकिस्तान नहीं जाने की वजह से आज हिंदुस्तान में माशाल्लाह हमारी आबादी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे हिंदुस्तान में। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आपको झारखंड, जहाँ पे आबादी 95% ऑफ द टोटल मुस्लिम्स आर अंसारीज। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अंसारियों का, मोमिनों का, जो और देश को सेकुलर स्ट्रक्चर में रखने का। क्योंकि उस वक्त मौलाना आज़ाद के साथ साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, आसिम बिहारी, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग थे, उन लोगों ने सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए दबाव दिया। और आप आज देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड, जो बेसिक स्ट्रक्चर में ही सेकुलरिज्म है। जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने आज़ादी के बाद ये देखा कि चूँकि पाकिस्तान बन गया, टू नेशन थ्योरी पे वो कामयाब रहे, तो सोचा कि भाई इसके बाद मुसलमानों की पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुसलमान पार्टी की कोई करने के लिए कांग्रेस, ये जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप कर दिया गया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और वो कांग्रेस में मर्ज कर गई। और कांग्रेस में मर्ज करने के बाद एज ए NGO, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अभी भी अपनी हक और हकूक़ के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशंस की लड़ाई, अपने लोगों को समझाने, अपने लोगों को एजुकेशन की तरफ, मूवमेंट की तरफ वो हमेशा से काम करती रही, आज भी कर रही है। हमारा मकसद हमेशा, जैसा कि अभी क्रांति साहब ने भी कहा, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी किसी भी सामाजिक काम में, कहीं बाढ़ आए, कहीं जलजला आए, कहीं राइट आए, अभी कोविड था, कहीं भी हम सामाजिक काम में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। हम सब लोगों को जो रिलीफ होना चाहिए, अगर हम रिलीफ देते हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, सबकी मदद हम लोग उसी तरह से करते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं बहुत से मिशन स्कूल हैं, क्या केवल वहाँ क्रिश्चियन तो नहीं पढ़ते, बहुत से जैन के सोसाइटी के स्कूल हैं, अग्रवाल सोसाइटी के स्कूल हैं, वहाँ केवल जैन। उसी तरह से मोमिन कॉन्फ्रेंस की भी तंजीम ऐसी है जहाँ पे हम सभी मुसलमानों के मसाइल और मसले पे बात करते हैं, चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है और हम उस चीज़ को समझते हैं। नुकसान भी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा नुकसान हमारा होगा, और फ़ायदा भी होगा तो ज़्यादा फ़ायदा हमारा होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सब एक साथ चलेंगे, लेकिन हम बराबर ये कहते हैं कि 65% आबादी के बावजूद हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, इसको हम ऑफकोर्स चाहते हैं कि इसमें हमारे लोग आएँ, क्योंकि पॉलिसी पार्लियामेंट और असेंबली से बनती है। आज बुनकर बेहाल हैं, बुनकरों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्या नाम है, पार्लियामेंट के अंदर। अगर कोई बुनकर मोमिन कॉन्फ्रेंस से होता, कोई बुनकर, क्या नाम है, आपको बुनकरों में से कोई MLA या MP होता, तो शायद बुनकरों की बात, आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में और मजबूती के साथ। हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस, अभी हम बुरहानपुर में थे, हमारे इकराम साहब वो राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में रहे, और साथ साथ हम लोगों ने कहा, जिस बात को हम लोगों ने कहा उस बात पे उन्होंने कहा कि भाई हमने कहा ऑपोजिशन में आप हैं, आप अगर नहीं लागू कर सकते हैं तो आप ऑपोजिशन में रहते हुए पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड पे लाइए कि हम क्या चाहते हैं, बुनकर की क्या दुश्वारियां हैं, बुनकर को क्या फ़ायदा चाहिए। तो उन्होंने डिप्यूट किया करने में वो आपको इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, और उन्होंने पार्लियामेंट में बात रखी, जबकि वो हमेशा कभी आज तक उनको बुनकर से कोई मतलब नहीं था। लेकिन राहुल गांधी जी के कहने पे, हम लोगों के दबाव पे वो बात आई पार्लियामेंट के अंदर भी, और मशवरा वो पार्लियामेंट में काम चल रहा है, हम लोग उस पर हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। मेरा सिंपल बात यह है कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने सेकुलरिज्म का हमेशा से, आज भी हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म ही इस कंट्री को आगे ले जा सकता है। किसी तरह का, वेदर इट इज़ ए हिंदू फंडामेंटलिस्ट, वेदर इट इज़ ए मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, वेदर एनी काइंड ऑफ फंडामेंटलिज्म इज़ एब्सोल्युटली नेगेटिव टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। वो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में उसका बिल्कुल एक नेगेटिव रोल होता है। तो सेकुलरिज्म को मेंटेन करने से ही पूरी हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो सकता है। और हम सेकुलर, आप देखते हैं कि अभी जो माहौल अभी चल रहा है कंट्री के अंदर पूरा, उस माहौल में भी, और अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, उन लोगों ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में, फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर में रखा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि अगर हम उस चीज़ को पकड़ कर चले, अपने लोगों को हम कहते हैं कि भाई इमोशनल होकर करके कोई काम नहीं करना है, रोड पे आकर करके नारेबाजी कर करके और दंगा फसाद नहीं करना है। क्योंकि आप देखेंगे, ये आज़ादी के वक्त में भी आप देखेंगे
कि गांधी जी को अच्छी तरह मालूम थी, उन्होंने पूरे एक जो आदमी पूरे वर्ल्ड का टूर किया हुआ था, जो अफ्रीका से आए थे, अब डिस्क्रिमिनेशन देख कर करके मालूम था कि अगर हम यहाँ सरकार से दंगा करेंगे, सरकार के साथ गोली बारूद से लड़ेंगे, तो अंग्रेज़ सरकार के पास जितनी असला थी, जितनी गोली बारूद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, उस वक्त फ्रीडम फाइटर में बहुत सारे मारे जाते और फ्रीडम अचीव नहीं होता। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और अहिंसा को मजबूती के साथ उसको उस पर चल कर करके और अपनी आज़ादी को हासिल किया। हम लोग भी कहते हैं कि मुसलमान में जितने भी हैं, अपने फंडामेंटल राइट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हम लोग अहिंसा के रास्ते को अपना कर करके उनके अहिंसा और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हमारा लीगल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम लोग मिल करके एक होकर करके लड़ेंगे और सेकुलर रास्ते को अपना कर करके हम लोग उसको इंशाल्लाह हासिल करेंगे। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ आज के दौर में देख रहे हैं आप, बहुत लोग गांधी जी के मारने वाले का नाम जानते हैं, लेकिन आप पत्रकारों में से मैं अगर पूछूंगा मैं कि आप क्या गांधी जी की जान बचाने वाले का नाम जानते हैं? शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। चंपारण मूवमेंट में जो आज़ादी का वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट, उस चंपारण मूवमेंट में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने जहर देने का साजिश किया और जहर को उन्होंने बजावते वहाँ का जो खनसामा थे बतख मियाँ अंसारी, उनको फोर्स किया गया, उनको 2 लड़के को अरेस्ट कर करके ले गए उठा कर करके, और कहा गया कि अगर तुम जहर नहीं दोगे तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देंगे। एक बच्चे को मार दिया गया। मारने के बाद जब उनको खबर मिली तो उन्होंने गांधी जी को जहर तो ज़रूर दिया खाने में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया, और गांधी जी जब खाने लगे तो फ़ौरन झपट करके उनसे हाथ से लिया और ले कर करके फेंका। वहाँ पे आसपास वो कोई जानवर भी, बिल्ली या कुत्ता था, जब लोग कहते हैं, जो मर गई, वो ये साबित हुआ कि उसके अंदर जहर था। और गांधी जी का जान अगर बतख मियाँ अंसारी उस वक्त अगर नहीं बचाते तो गांधी जी का उस वक्त ही देहांत हो गया होता और फ्रीडम मूवमेंट और आगे बढ़ गया होता। तो बहुत से लोग नहीं जानते, हिस्ट्री है ये, हमारा कोई कहानी नहीं है, लेकिन उसको उजागर नहीं किया गया क्योंकि बतख मियाँ अंसारी लिखा हुआ था उसमें। अगर बतख मियाँ कोई और नाम आगे पीछे होता तो शायद उसकी वो बहुत बड़ा हिस्ट्री होता। तो और ये किताबें उस पर छपी हुई हैं, आप जाकर के किसी को बतख मियाँ अंसारी, हम अभी चंपारण गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ बतख मियाँ अंसारी के नाम से गेट है, बतख मियाँ अंसारी के नाम से हॉल बना है जहाँ के वो रहने वाले थे। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ रही हैं मोमिनों का, अंसारियों का। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारी भी भागीदारी, हम किसी से लड़ाई नहीं करते। हम कहते हैं भाई अगर कोई जगह 10 सीट है, 5 सीट है या 2 सीट है, तो एक आप लड़ो, एक हमें दो, आपको हम सपोर्ट करते हैं, आप मुझे सपोर्ट करो, हम दोनों मिलकर करके मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो हम तो इस में हैं कि किसी भी आज आप देखेंगे जहां मुसलमानों का प्रॉब्लम होता है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, आज जैसे आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे इसको लाने की ज़रूरत थी, लेकिन लाने का अभी 2016 से लेकर 2018 में जो 21वीं लॉ कमीशन था, उस लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि साहब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो इसकी ज़रूरत पड़ गई, और वो भी 30 दिन के अंदर ज़रूरत पड़ गई इनको लाने का कि 30 दिन के अंदर राय दीजिए, जो कि 2 साल 16 से लेकर 18 तक डिलिब्रेशन हुआ और उसने रिजेक्ट कर दिया, कहा ज़रूरत नहीं है। तो ये केवल एक, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि साहब वो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा कि साहब आप ट्राइबल पे नहीं लागू कर सकते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। तो किसी बीजेपी वालों का स्टेटमेंट आता है कि हम ट्राइबल क्रिश्चियंस का और ट्राइबल कस्टम्स को हम टच नहीं करेंगे। तो जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो आप फिर ट्राइबल की बात करते हैं, आप जो है फिर क्रिश्चियन की बात करते हैं। सवाल ये होता है कि केवल इनको मसला है हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करने का। पर्पस इनका यही है कि अगर हम एक कोई बिल, अनाप शनाप बिल जो कि ड्राफ्टेड है, डेफिनेटली चूँकि सालवे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ऐसा लगता है कि सालवे से कंसल्ट करके इन लोगों ने दिया है, और एज ए लॉयर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बड़ा सोचने की बात है कि एक इंटेलिजेंट लॉयर ऐसा स्टेटमेंट बेतुका कैसे दे सकता है। वो इन्होंने तैयार करके रखा है, वो पार्लियामेंट के अंदर ला करके जो सेकुलर पार्टियां हैं वो जानते हैं कि सेकुलर पार्टीज़ इसका विरोध करेगी, तो उन सेकुलर पार्टियों को जाके कहेंगे साहब ये एंटी नेशनल हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये देश का तरक्की नहीं चाहते हैं। उन पार्टियों को एक तरह से डिफेम और उसको एक्सपोज करने के लिए ये सब बिल अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बिल का आप अगर लाएंगे, अगर ट्राइबल्स को अलग रखेंगे, आप कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे ट्राइबल्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग कल्चर है।
वहाँ मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, मैट्रीआर्कल है, मैट्री लोकल है, वो जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है उनका अलग है, आप उसको यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। तो इनका मतलब है, केवल मकसद है कि उस चीज़ को, और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आर्टिकल 44 में कहता है कि भाई इन सब चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, आर्टिकल 44 में ये नहीं कहता कि खाली धर्म के नाम पे लानी चाहिए। आर्टिकल 44 में बहुत सारी बातें हैं। आप हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही यूनिफॉर्म नहीं है। अरे उसमें फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, तो आप सबको यूनिफॉर्म कर दो। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिफॉर्म तो करो। आप स्टेट लिस्ट, स्टेट का अलग लॉ है बहुत सा का, सेंटर का अलग लॉ है, तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए, आप पूरे हिंदुस्तान में एक लैंग्वेज को यूनिफॉर्म नहीं कर पाए, आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको आप यूनिफॉर्म नहीं कर, ये सब सोशल है, इसमें किसी को आप किसी कास्ट, किसी क्रीड, किसी रिलीजन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप आप देखें खत्म होता है, सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, फिर जो उसके बाद का जो लोकसभा का इलेक्शन आता है तभी तक नहीं, शायद मैं तो यही कहूँगा कि आप जब कहते हैं कि जब आपकी आंख खुलती है उस वक्त लोकसभा होता है। हमारा मोमिन कॉन्फ्रेंस, मेरी बात सुन लीजिए, हमारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का 365 डेज़ काम चल रहा है, और आपको मैं बताऊं कि 365 डेज़ में से आप हमारी पहली बार मुलाकात, अभी हम 1.5 साल 6 महीना पहले भी आए थे, कोई लोकसभा का इलेक्शन ना असेंबली का भी था नहीं था, 6 महीना पहले आए थे, उसके बाद उससे पहले भी। और आप महाराष्ट्र में जाकर देखेंगे, आपको पूरा मराठवाड़ा, बीड, जालना, परभनी, नांदेड़, ये सारे जगह हमने मीटिंग्स की हैं महाराष्ट्र के अंदर। अभी और बता रहे हैं कि झारखंड में, जहाँ मैंने कहा कि 95% आबादी है अंसारियों की, झारखंड के अंदर अभी जो इलेक्शन हुआ पंचायत का, ना वहाँ असेंबली इलेक्शन था ना वहाँ पे ये था, लेकिन पंचायत इलेक्शन में 670 सीट, मतलब कॉरपोरेटर्स और वो मुखिया उखिया सब मिला के होते हैं, 670 सीट में से मोमिन कॉन्फ्रेंस के केवल ऑफिस बेरर्स ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के, उसमें से 210 सीटें जीत करके आए। वो हमारा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप आकर के आप देखिए कहना, झारखंड के अंदर और जगह स्टेट के अंदर, राजस्थान के, हम लोगों ने इसको अनऑर्गेनाइज, ये हम ये नहीं करें, हमारे पास बहुत फंड नहीं है, लेकिन हम गांव तक, ब्लॉक तक इस तरह से ऑर्गेनाइज करके मोमिन कॉन्फ्रेंस को रखा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उतनी ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिन में हमें कोई, आप ये देखें ना, मान लिया हम अगर बहुत मेहनत भी कर लें, हम अपनी पूरी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ करके भी महाराष्ट्र में आ जाएं, तब भी हम एक लोकसभा ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस नहीं रुकी रहेगी। मोमिन कॉन्फ्रेंस की मुहिम है, इट इज़ ए मूवमेंट, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इलेक्शंस। इलेक्शन से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है अपलिफ्टमेंट। अगर कोई जीत के आएगा उस पर भी हम दबाव बनाएंगे, लेकिन हमारा मूवमेंट है ये, और ये मूवमेंट रुकने वाली नहीं है। उससे पहले भी सब देखने में आया 2009 में, उससे पहले 2004 में, तो इस तरह की एक्टिविटी ठीक लोकसभा के इलेक्शन के पहले ही दिखाई देती, उसके बाद फिर हमने कभी देखा नहीं। ये चलो नहीं, मालेगांव का, आप मालेगांव का मसला कर सकते हैं, लेकिन मालेगांव से बाहर हमने बताया नहीं कि कोई इलेक्शन नहीं थी। अभी हम नांदेड़, परभनी में 2 साल पहले गए थे, वहाँ पूरे मराठवाड़ा का बहुत किया। अभी परभनी में हमने किया 5, बोला कि उन्होंने खुद वहाँ के एमएलए कह दिया कि साहब हम नहीं कर सकते थे इतनी बड़ी सभा। तो हम तो कोई एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन की बात ज़रूर करते हैं। हम ये थोड़ी करें कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ने थोड़ी आए हैं। हमारा काम है अपने लोगों को जागरूक करना, और ये 365 डेज चलता है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। ये मूवमेंट है, और ये मूवमेंट कोई इलेक्शन से मतलब नहीं है। और किसी इलेक्शन, आप इलेक्शन से लोगों की एजुकेशन को नहीं बदल सकते हैं। एक आदमी की जीतने से पूरी समाज नहीं बदल सकते हैं। समाज का जो है वो काम कंटिन्यू चलता रहता है, सोशल एक्टिविटीज़। तालीम इदारे के लोग भी यहाँ पर है, मौजूद है। ये लोगों ने इसके पहले अनाउंस भी किया था यहाँ पर, अभी कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग यहाँ मौजूद नहीं, कि हम हमारे यहाँ पर हमारी स्कूल में एडमिशन के सिलसिले में बच्चों को रियायत देंगे, और हर हमारे यहाँ पर हम जो है बच्चों को तमाम फैसिलिटी देंगे, चाहे फीस में रियायत हो, चाहे डोनेशन नहीं लिया जाए, लेकिन उसके ऊपर 1% भी इससे पहले भी अमल नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ देखी गई नहीं, आप ये देखिए, पहली बात, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम ए फंडामेंटल राइट नाउ, और केजी से लेकर करके 10 तक टोटल फ्री एजुकेशन है। कोई भी अगर 10 से लेकर करके कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल अगर 1 पैसा भी ले रहा है तो बताइए आप मुझे। अगर पैसा ले रहा है तो वो, अगर मान लिया कोई आदमी, बहुत सा ऐसा होता है
कि बिल्डिंग के डेवलपमेंट में बिल्डिंग बनना है। सरकार तो केवल टीचर्स की तनख्वाह दे दी, लेकिन कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च है तो उसको अगर वो कर रहे हैं, लेकिन फीस के नाम पे कोई आदमी भी, चूँकि खाना फ्री है, वर्दी फ्री, उसको आपको यूनिफॉर्म फ्री है, उसका जो है किताब फ्री है, बुक्स फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। ये तो राइट टू आप फंडामेंटल राइट आप सरकार को लिखिए, अगर कोई कर रहा है तो इलीगल काम कर रहा है तो। आपके साथ जो लोग हैं मौजूद उनको कम से कम आपको ये कि फीस मांगे, जो तालीमी इदारे से जो लोग जुड़े हुए, किसी का नाम नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूँ, अगर वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, अगर अनएडेड है तो आप नहीं कर सकते, मना कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसमें चंदा 2 पैसा नहीं देंगे चलाने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है अनएडेड स्कूल। लेकिन अगर एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वहाँ टोटल फीस माफ़ होती है। तो जो आदमी अगर अनएडेड स्कूल चला रहा है और आप बोलिएगा पैसा मत लो, आपसे मांगेगा कि चंदा, तो आप भी चंदा नहीं देंगे उसमें, तो उसको चलना है कि नहीं चलना है? वो नॉमिनल फीस तो लेगा, अपना चलाएगा अनएडेड स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल में दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपको कोई कंप्लेंट है मुझे दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा।